बिल्कुल। आज हम अरविंद अडिगा के मैन बुकर प्राइज जीतने वाले नॉवल द वाइट टाइगर पर बात करेंगे। हमारे पास इसका एक काफी अच्छा हिंदी सारांश है, तो उसी के जरिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। ये समरी मतलब उपन्यास के मेन प्लॉट, कैरेक्टर्स और जो जरूरी सामाजिक मुद्दे हैं ना, उनकी एक साफ तस्वीर देती है। तो आज का इरादा यही है कि इस समरी के जरिए समझें कि उपन्यास में भारतीय समाज की कौन सी सच्चाइयां दिखाई गई हैं जो अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। हाँ, और जो मुख्य पात्र है बलराम हलवाई, उसका सफर कैसा रहा। और ये जो सवाल उठता है ना, नैतिकता बनाम सफलता का, बड़ा मुश्किल सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत तो टाइटल से ही होती है, द वाइट टाइगर, है ना? एक सफेद बाघ दुर्लभ होता है। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ नाम है या इसका कोई गहरा मतलब है कहानी में? और फिर वो जो अडिगा दिखाते हैं, प्रकाश का भारत और अंधकार का भारत, यह सुनते ही लगता है कि हाँ, कुछ तो है इसमें। सही कहा। ये टाइटल और ये विभाजन दोनों ही उत्सुकता जगाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं, ये प्रतीक हैं। अच्छा, तो कहानी का हीरो है बलराम हलवाई। समरी बताती है कि वो लक्ष्मणगढ़ नाम के एक गांव से हैं, बहुत पिछड़ा हुआ, जिसे अंधकार वाला इलाका कहा गया है। हाँ, अंधकार का भारत। और दिलचस्प ये है कि वो पढ़ने में तेज था, मतलब उसमें पोटेंशियल था, लेकिन घर की गरीबी, चाय की दुकान पर काम करना पड़ा, स्कूल छूट गया, तो वहीं से उसकी लाइफ एक अलग दिशा में मुड़ गई। हाँ, और यहीं से मतलब बिल्कुल शुरुआत से ही वो सामाजिक और आर्थिक असमानता एकदम साफ दिखती है। ये जो अंधकार का भारत है ना, जैसा समरी में कहा है, ये सिर्फ कोई जगह नहीं है। अच्छा। ये असल में अवसरों की कमी है, शोषण का एक पूरा सिस्टम है। और यही माहौल, यही हालात बलराम की सोच, उसकी एम्बिशन, सबको क्या कहते हैं, शेप देते हैं। वो अनजाने में ही एक पूरी व्यवस्था से लड़ रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ता है, धन बाज जाता है, फिर दिल्ली पहुंचता है और वहां उसे नौकरी मिलती है एक अमीर आदमी अशोक के ड्राइवर की। हाँ, अशोक खेमू। हाँ, और यहीं से उसे मौका मिलता है प्रकाश के भारत को करीब से देखने का। मतलब वो अमीरों की दुनिया, वो लाइफस्टाइल जो उसके अपने अनुभव से एकदम अलग है। बिल्कुल। और ये जो मालिक नौकर का रिश्ता है ना, ये कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सैमरी इस पर जोर भी देती है। बलराम सिर्फ ड्राइवर नहीं रहता वहां। अच्छा, क्या मतलब? वो एक तरह से खामोश ऑब्जर्वर बन जाता है। वो सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहा, वो उन अमीरों की लाइफस्टाइल, उनके दिखावे, उनके अंदर के खोखलेपन, उनके रिश्तों की उलझने और सबसे जरूरी उनकी कमजोरियों को बहुत ध्यान से देखता है, समझता है। ओह, तो ये नौकरी उसके लिए एक तरह की, कह सकते हैं कि एक क्रूर शिक्षा बन जाती है। मतलब वो सिर्फ बाहर की चमक दमक नहीं देख रहा, बल्कि उसके पीछे क्या चल रहा है वो भी समझ रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं पर वो दो भारत वाली बात सबसे साफ दिखती होगी, है ना, जिसे सैमरी बार बार हाईलाइट करती है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ वो अमीरी, शॉपिंग मॉल, पार्टियां, विदेशों में घूमना, प्रकाश का भारत, और दूसरी तरफ वही गरीबी, लाचारी, अपमान, अंधकार का भारत। दोनों जैसे साथ साथ हैं, पर कितने अलग। और अडिगा का चित्रण, जैसा समरी बताती है, बहुत तीखा है, कोई लाग लपेट नहीं। वो दिखाता है कि ये दो दुनियाएं कैसे एक ही जगह पर मौजूद हैं, फिर भी एक दूसरे से कितनी कटी हुई हैं। और ये सिर्फ आर्थिक फर्क नहीं है। समरी बताती है कि इसमें एक गहरा सामाजिक कटाक्ष है। ये दिखाता है कि कैसे प्रकाश का भारत असल में अंधकार के भारत के शोषण पर खड़ा है। अच्छा। भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी नहीं, व्यक्तिगत लेवल पर भी। वो असमानता जहां एक के लिए सब दरवाजे खुले हैं, दूसरे के लिए बंद। बलराम जो घुटन महसूस करता है, वो सिर्फ उसकी अपनी नहीं है। हाँ, वो लाखों लोगों की होगी। हाँ, यहीं से सवाल उठता है कि क्या इन दो भारतों के बीच कोई रास्ता है भी? क्या ऊपर उठना मुमकिन है, या ये सिर्फ एक सपना है? ये तो बड़ा सवाल है। और जैसे जैसे बलराम दिल्ली में वक्त बिताता है, वो सिर्फ देखता नहीं है, वो बदलने लगता है। समरी कहती है कि उसके अंदर ना एक एक जागरूकता आती है। हाँ, उसे एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वो एक मुर्गे के दड़बे में फंसा है, द रूस्टर स्कूप, जैसा नॉवल में है। हाँ, रूस्टर को बहुत पावरफुल मेटाफर है ये। क्या मतलब है इसका? ये समरी के हिसाब से ये सिर्फ गुलामी नहीं है, ये दिमागी गुलामी है। वो कंडीशनिंग जो गरीबों को अपनी हालत मानने देने और बगावत ना करने पे मजबूर करती है। मुर्गे जानते हैं कि बाड़े में उनका क्या हश्र होगा, फिर भी चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ओह, तो बलराम का इस दड़बे को पहचानना, यही उसकी आजादी की तरफ पहला कदम है। वो सोचने लगता है कि अगर इससे निकलना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी मुर्गे सोच भी नहीं सकते।
उसे यम तोड़ने होंगे। और यहीं उसका अंदरूनी संघर्ष बढ़ता होगा। वो देखता है कि उसका मालिक अशोक शायद उतना बुरा आदमी नहीं है, उसमें थोड़ी इंसानियत है भी। हाँ, शायद व्यक्तिगत नहीं, हालात पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि उसका गुस्सा सिर्फ अमीरों के खिलाफ नहीं रह जाता, वो पूरे सिस्टम के खिलाफ हो जाता है। वो सिस्टम जो उसे और उसके जैसों को इंसान ही नहीं समझता। उसे लगने लगता है कि ईमानदारी से, मेहनत से इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। और यही सोच उसे उस बड़े कदम की तरफ धकेलती है। ये सिर्फ मजबूरी नहीं, ये एक सोचा समझा फैसला लेने की प्रक्रिया है। बहुत मुश्किल फैसला। हाँ, नैतिकता के लिहाज से तो बहुत ही मुश्किल। बिल्कुल, यही वो नैतिकता बनाम जीविका वाला सवाल एकदम सामने आ जाता है। और फिर आता है कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा चौंकाता है और जिस पर बहस भी बहुत हुई है। समरी साफ बताती है कि बलराम एक रात अपने मालिक अशोक की हत्या कर देता है। हाँ, सिर्फ हत्या नहीं, उसके पैसे लेकर भाग जाता है, दिल्ली से सीधा बैंगलोर, एक नया शहर जिसे भारत का नया प्रकाश केंद्र माना जाता है। हाँ, कहानी का क्लाइमैक्स। और ये जो हत्या है ना, एक कई सवाल खड़े करती है। क्या ये सिर्फ एक क्राइम है, या ये अंधकार का प्रकाश के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है, हिंसक विद्रोह? समरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बलराम एक राक्षस बन गया, या वो उसी सिस्टम का प्रोडक्ट है जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया। उसके इस काम में एक सोची समझी क्रूरता दिखती है जो उसे पहले वाले बलराम से बिल्कुल अलग कर देती है। और बैंगलोर पहुंचकर वो क्या करता है? समरी बताती है कि वो उन पैसों से एक टैक्सी सर्विस शुरू करता है। नाम रखता है व्हाइट टाइगर ड्राइवर्स। हाँ, वो खुद मालिक बन जाता है, एक कामयाब बिजनेसमैन। तो मतलब वो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया अपने तरीके से। लेकिन क्या ये सच में सफलता है? क्या वो आजाद हो गया? यही कहानी और उलझ जाती है। देखिए, पारंपरिक नजरिए से देखें तो हाँ, सफलता है, पैसा है, अपना काम है, शायद इज्जत भी। लेकिन समरी इस सफलता पर ही सवाल उठाती है। कैसे? क्या वो उस रूस्टर कूप से सच में बाहर निकल गया, या उसने अपने लिए बस एक बड़ा, ज्यादा आरामदायक पिंजरा बना लिया है? अब वो खुद मालिक है, क्या पता वो भी अपने ड्राइवरों का वैसा ही शोषण करता हो जैसा उसका हुआ था। हाँ, मे भी हो सकता है। और जो उसने किया, उसका नैतिक बोझ क्या वो रात को सो पाता होगा? नॉवेल और ये समरी भी इन सवालों के आसान जवाब नहीं देती। ये बात तो है। मतलब उसकी ये सफलता हमारी आम सफलता की परिभाषा को ही चैलेंज करती है। और फिर वो व्हाइट टाइगर वाला सिंबल जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, समरी याद दिलाती है कि ये नाम उसे बचपन में मिला था। हाँ, स्कूल इंस्पेक्टर ने कहा था कि वो अपनी पीढ़ी में एक दुर्लभ खास जानवर है, जंगल में एक ही बार पैदा होता और है। इस नाम को अपना लेता है। बस उसकी हिम्मत का प्रतीक है, या उसकी क्रूरता उसके नैतिक पतन का? समीरी इशारा करती है कि शायद ये दोनों है। वो असाधारण है, लेकिन उसकी असाधारणता एक अंधेरे रास्ते से आई है। और ये उस सिस्टम पर भी एक कमेंट है जो शायद किसी व्हाइट टाइगर को उभरने के लिए ऐसे ही रास्ते अपनाने पर मजबूर कर देता है। तो अगर हम उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं, थीम्स हैं, उनको एक साथ देखें जैसा समरी में बताया गया है, तो क्या क्या निकलता है? क्लास स्ट्रगल तो है ही। हाँ, वर्ग संघर्ष तो बिल्कुल साफ है, बल्कि शायद वर्ग युद्ध कह सकते हैं इसे। फिर भ्रष्टाचार जो सिर्फ ऊपर नहीं हर लेवल पर है, रिश्तों में भी। सही। नैतिकता बनाम जीविका का वो द्वंद्व, क्या आगे बढ़ने के लिए अपनी रूह को मारना पड़ता है? शिक्षा का महत्व, और अगर वो ना मिले तो क्या होता है? बलराम पढ़ लेता तो क्या होता? हाँ, सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा मुद्दा, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्न इंडिया की चमक के पीछे की सच्चाई, वो गहरा विभाजन जो शायद कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। ये सब मुद्दे आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे नॉवल बलराम की कहानी को बस एक जरिया बनाता है, भारत की एक बड़ी, ज्यादा जटिल और शायद असुविधाजनक तस्वीर दिखाने के लिए। ये सिर्फ एक आदमी के क्रिमिनल बनने की कहानी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक इंडिविजुअल कहानी के जरिए पूरे सिस्टम का एनालिसिस है। एम्बिशन, मोरालिटी, सोशल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल विल पावर, इन सब के बीच का जो टेंशन है वही कहानी के सेंटर में है। समरी भी यही कहती है कि ये नॉवल सिर्फ सनसनी या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये एक सीरियस सोशल कमेंट्री है
चाहे वो कितनी भी डिस्टर्बिंग क्यों न लगे। तो द व्हाइट टाइगर के इस हिंदी सारांश से गुजरते हुए हमने देखा कि उपन्यास कैसे सामाजिक बंटवारे की परतें खोलता है, बलराम हलवाई के उस नैतिक रूप से मुश्किल सफर को दिखाता है और उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है जिसमें वो जीता है और जिससे वो निकलना चाहता है। ये वाकई एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और इसकी कामयाबी मतलब मैन बुकर मिलना, और जैसा ये सारांश भी बताता है, इसी बात में है कि ये उन सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत करता है जिनसे हम अक्सर आंखें मूंद लेते हैं। ये सिर्फ बलराम की कहानी नहीं, ये हमारे वक्त, हमारे समाज का एक आईना है, और आईने में जो दिखता है वो हमेशा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल जो ये सारांश और ये कहानी पीछे छोड़ जाती है, जिस पर सोचा जा सकता है, क्या किसी ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले के लिए जिसे सिस्टम ने किनारे कर दिया हो, सफलता पाने के लिए नैतिकता को छोड़ना जरूरी हो जाता है? या फिर बलराम की कहानी जानने के बाद हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि सफलता का मतलब असल में है क्या? क्या पैसा और रुतबा ही सब कुछ है, या कुछ और भी मायने रखता है? जरूर सोचिएगा इस पर।